हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है, इस पर असरअंदाज होने वाले अवामल देखने हैं और उसके साथ साथ हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसको कवर करना है और समझना है। तो चलिए इसकी सबसे पहले तो लिखते हैं डेफिनेशन। द प्रेशर exerted by the pressure exerted by vapors of a liquid vapors of a liquid at equilibrium, पहले लिख लेंगे फिर बाद में समझेंगे इसको। एट इक्विलिब्रियम विद वेपर्स विद लिक्विड, एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक टेम्परेचर इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, ये वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो कहता है कि आपने क्या किया, सिस्टम को बंद कर दिया, क्लोज सिस्टम है, उसमें से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलने दे रहे और नीचे से आप हीट अप करते जा रहे हैं किसी भी चीज़ को आप बॉयल करते वक्त। जब आप बंद कर दिया तो एक वक्त आएगा कि जब वेपर जो निकल रहे हैं वो प्रेशर डालेंगे लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक मखसूस टेम्परेचर पर। तो उस वक्त जो टेम्परेचर ऊपर प्रेशर डाल रहे होंगे कौन, बुखारात किसके, लिक्विड के, एक मखसूस टेम्परेचर पर और इक्विलिब्रियम स्टेज पर। तो इस हालत को आप कहेंगे वेपर प्रेशर के। वेपर्स ने जो प्रेशर लगा दिया लिक्विड के ऊपर, इसको अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन करेंगे हम। इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम हर जगह पर मुख्तलिफ होता है, दो चीज़ों का अपोजिट रेट पर और एट द सेम अपोजिट डायरेक्शन में और एट द सेम टाइम एट द सेम रेट अक्कर होना। क्या कहा मैंने, दो चीज़ों का एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन मेंटेन हो जाना इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो यहाँ पर आपके पास दो हालतें इक्विलिब्रियम में आ गई हैं, कौन सी, एक तो है रेट ऑफ वेपराइजेशन, रेट ऑफ वेपराइजेशन, या आप इसको ऐसे लिख लें, वेपराइजेशन इज इक्वल टू, या वेपराइजेशन फॉरवर्ड में हो रही है और यहाँ पर हो रही है कंडेंसेशन जाके इस तरह। तो ये आपके सामने एक स्टेज है जिसे आप कहेंगे इक्विलिब्रियम की स्टेज, कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन के। जितने बखारात बन रहे हैं लिक्विड से उतने ही वापस पानी की हालत में आ रहे हैं। तो इसको कहेंगे आप क्या, इक्विलिब्रियम की स्टेज इन केस ऑफ वेपर प्रेशर। तो इस हालत में जो प्रेशर लग रहा होगा लिक्विड की सतह पर उसे आप क्या कह देंगे, वेपर प्रेशर। इसके साथ ही एक और छोटा सा टॉपिक है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमारे पास ये डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर इसको देख लेते हैं। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का जो फिनोमिना है, इसमें आपको एक इक्विलिब्रियम नजर आएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वेपर प्रेशर। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है, कहता है आपने किसी भी क्लोज सिस्टम में लिक्विड को बंद कर लिया, ऊपर ढक्कन बिल्कुल टाइटली लगा दिया, सील पैक कर दिया आपने। इस केस में अच्छा, इस सील टाइट करने से पहले क्या होता है, आप ओपन सर्फेस पे जब भी किसी चीज़ को बॉयल कर रहे होते हैं तो बुखारात बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में जा रहे होते हैं। लेकिन जब आपने उसको सील टाइट कर दिया, एयर टाइट कर दिया, तो इस हालत में क्या होगा, इस हालत में ये जो वेपर्स हैं आप इसको हीट नहीं कर रहे, ये पहली स्टेज है, इस पर आपने हीट नहीं किया, हल्का सा वेपर जो है एवेपोरेशन जारी है। आपने पढ़ा कि वेपोरेशन कंटिन्यूज एट एवरी टेम्परेचर, तो वेपोरेशन जारी है, बुखारात थोड़े बहुत बन रहे ना होने के बराबर, लेकिन वो सिस्टम बंद है, कोई इतना खास हमें देखने को कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रही। यहाँ पर देखिए आपने थोड़ा सा हीट किया, या शुरू में जब आप हीट करते जा रहे हैं, पहले थोड़े बुखारात बने, फिर दरमियानी स्टेज आई कि बुखारात बनते ही जा रहे हैं, बनते ही जा रहे हैं, लेकिन थोड़े से वापस बदल रहे हैं, किसमें, लिक्विड हालत में आ रहे हैं। ये जो स्टेज है इस पर एक्सट्रीम कंडीशन है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एक तरह का मेंटेन हो गया। कैसे कि आपने हीट दी, एक टेम्परेचर को मखसूस किए रखा है एक जगह पर, उस मखसूस टेम्परेचर पर आप क्या कर रहे हैं, इसको वेपोरेट करवा रहे हैं। तो ये जो इसका रेट ऑफ वेपोरेशन है, जितने बखारात बन रहे हैं उतने ही वापस मुड़ के कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं, जितने गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं उतने वापस बखारात कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में वापस आ रहे हैं, जितने वेपोराइज हो रहे हैं उतने कंडेंस हो रहे हैं। तो ये जो हालत है आपके पास कहलाएगी, कौन सी हालत कहलाएगी, ये जो आपके सामने एक इक्विलिब्रियम की स्टेज आई कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू हो गया रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो इसे आप कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज।
और इसकी डेफिनेशन किस तरह करेंगे। इन अ क्लोज सिस्टम द इवेपोरेटेड लिक्विड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट गैदरिंग एट इट्स सरफेस, जो सरफेस पर गैदर होना शुरू हो गए। आफ्टर अ वाइल, थोड़े वक्त के बाद, दिस प्रोसेस स्पीड्स अप, ये प्रोसेस तेज हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स वेपोरेटिंग एट द सेम टाइम कंडेंसिंग, मॉलिक्यूल्स जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपोरेट हो रहे हैं उतने ही वापस कंडेंस हो रहे हैं। तो कंडेंसेशन का और वेपोरेशन का रेट बराबर हो गया। व्हेन रेट ऑफ वेपोरेशन ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू कंडेंसेशन या रेट ऑफ कंडेंसेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये था डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जी, फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग, या ऐसे लिख लें अफेक्टिंग, असरअंदाज हो रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, शॉर्टकट लिख लेते हैं जल्दी से। कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर तो है इसके पास भी, कौन सा, नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर की नेचर ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वेपर प्रेशर के लिए उसकी नेचर क्या है, इधर वो पोलर है या नॉन पोलर है। अगर तो हुआ पोलर तो वहां पर फिर बनेगा मसला क्या, कि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, वहां पर इतनी जल्दी से रेट ऑफ वेपोरेशन इतना अच्छा नहीं होगा, वेपोरेशन वेपर प्रेशर इतना अच्छा डेवलप नहीं होगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड भी डिपेंड करती है। फिर इसके बाद है, अच्छा इसमें सेकंड पॉइंट पर आएगा साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें तो छोटे साइज के अगर मॉलिक्यूल होंगे वो जल्दी से वेपोरेट होंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं हम अल्केन की कैटेगरी में। आपके पास फर्ज करें C10H22, ये है आपके पास डीकेन। इसी तरह एक दूसरी है आपके पास हेक्सेन C6H14। तो ये हेक्सेन है, ये डीकेन है। इसमें कार्बन की तादाद मॉलिक्यूलर जो मास है वो कम है, इसमें ज़्यादा है। तो साइज मॉलिक्यूल्स का इसमें छोटा है, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। छोटे मॉलिक्यूल्स जल्दी से वेपोरेट हो जाएंगे, बड़े मॉलिक्यूल तेज़ी से वेपोरेट होंगे। तो ये वेपोराइजेशन जो जितनी जल्दी से वेपर्स में तब्दील होंगे उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर डेवलप करेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है। इसके बाद है फिर साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद टेम्परेचर जो है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। तो इसे हम कहेंगे वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, या वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज मॉलिक्यूल्स का बड़ा तो वेपर प्रेशर कम, मॉलिक्यूल का साइज कम तो वेपर प्रेशर ज्यादा। फिर मैंने नेचर ऑफ लिक्विड की बात की तो नॉन पोलर लिक्विड्स जो है, नॉन पोलर लिक्विड का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ। जितने लिक्विड्स की नॉन पोलर होंगे, पोलैरिटी नहीं होगी, उतना ही वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे आ जाए पोलैरिटी लेके आ जाए आप, पोलर लिक्विड्स होंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा होगा, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो नहीं जान छोड़ रही होंगी, वो वहाँ पर जल्दी से ब्रेक नहीं होंगी। पोलर के केस में उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग सी हो जाएगी। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही देर लगेगी मॉलिक्यूल्स को वेपराइज होने में और फिर वेपर प्रेशर डेवलप करने में। तो टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स का इन्वर्स रिलेशन है वेपर प्रेशर के साथ। और नेचर में आप पोलर और नॉन पोलर की बात करते हैं कि पोलर होंगे तो वेपर प्रेशर इतना अच्छा डेवलप नहीं होगा, बल्कि होगा ही नहीं इन सम केसेस। और अगर वो नॉन पोलर होंगे तो अच्छे वाला वेपर प्रेशर डेवलप करेंगे।